Good morning friends and welcome to my channel Civil Service Mania। आज मैं स्निग्धा आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है सिटीजन लॉ सेक्शन 124A। ये पॉलिटिका भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आर्टिकल 19 से बिलोंग करती है और आर्टिकल 19 को अभी मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगी। इसका जो डिटेल्स में फंडामेंटल राइट की पार्ट 3 जो वीडियो आएगी उसमें मैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन करूँगी। लेकिन आज हम जो डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे वो है सिटीजन लॉ एंड सेक्शन 124A। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ, बताने वाली हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगी और कहीं पे भी रिसोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत सब रिसोर्सेज को गुल मिला के एक ब्रीफली एक रिसोर्स आपके लिए बनाई हूँ, ये वीडियो बनाई हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिटीजन क्या है, उसका एक डेफिनेशन अगर आप पकड़े तो एज पर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड, ठीक है, आईपीसी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी बोलते हैं, उसके हिसाब से सिटीजन एक ऐसी एक्ट है जो कि हमारे गवर्नमेंट या फिर हमारे गवर्नमेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये सब जो भी लॉ एस्टेब्लिश करते हैं और या फिर गवर्नमेंट खुद हो गया उसके गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ हेट्रेड कोई भी पर्सन कुछ हेट्रेड फैलाता है या फिर कुछ ऐसे काम करता है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर वो गवर्नमेंट लॉ के खिलाफ एक डिससेटिस्फेक्शन डिसअफेक्शन क्रिएट हो जाए, अटेम्प्ट क्रिएट हो जाए या फिर कुछ अटेम्प्ट किया जा रहा हो डिसअफेक्शन को फैलाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ, तो आइदर कैसे, आइदर बाय स्पोकन कुछ कह के या फिर कुछ लिख कर या फिर कुछ साइन करके या फिर बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसा कुछ को किसी भी तरह से स्पीच दे के या फिर एक्सप्रेशन दे के अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ डिसअफेक्शन क्रिएट हो या फिर हेट्रेड क्रिएट हो, एक्साइट क्रिएट हो एमंग पीपल, तो ऐसे कुछ चीज़ें अगर हो रहा हो तो उसे सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपराध है गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर कोई पर्सन को ऐसा करते हुए पाया जाता है तो इसे पनिशमेंट किया जाता है फॉर लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या फिर 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट का दंड दिया जाता है विथ फाइन, ठीक है। तो ये जो 124 ऑफ इंडियन पेनल कोड है सेक्शन 124 है, ये प्री इंडिपेंडेंस इरा से आ रही है। प्री इंडिपेंडेंस मतलब हमारे जो हमारे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले से ही ये प्रोविज़न आ रहा है, प्रोविज़न होते हुए आ रहा है। और ये जो चीज़ें हैं वेरियस बहुत सारे वर्डिक्ट्स हैं बाय इंडियन जुडिशियरी जो कि ये ट्राई करते आए हैं कि आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में ये जो सिटीजन नाम की चीज़ें हैं इसको री इंटरप्रिटेशन किया जाए या फिर री एग्जामिनेशन किया जाए, ठीक है। बहुत सारे वर्डिक्ट्स से द्वारा इंडियन जुडिशियरी ट्राई करते हुए आ रहे हैं और एफर्ट्स ये लग रहा है, ये एफर्ट्स वो दे रहे हैं ताकि जो राइट टू फ्री ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फ्री राइट टू फ्री ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और स्टेट के पास जो पावर है इम्पोज करने के लिए आर्टिकल 19 के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है, वो रेस्ट्रिक्शन और राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके अंदर एक बैलेंस बैठी रहे, ये भी इंडियन जुडिशरी समय क्रम में ट्राई करते हुए आ रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या मैं बोल रही हूँ? अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। अब चलिए जानते हैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में। तो हम सब ये तो जान गए कि ये प्री इंडिपेंडेंस से ही चलते आ रहा है, तो क्या वजह थी इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन की। तो पहले क्या था, सिटीजन लॉज वेर एनेक्टेड इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड
when lawmakers believe that only good opinions of the government should survive। इसका मतलब यही है कि तब जो ब्रिटिशर्स में हमें शासन कर रहे थे, उनका लॉ बना रहे थे, वो हमारे ऊपर जितने भी टॉर्चर कर रहे थे, वो सब क्या था कि वो अपने गवर्नमेंट को वेल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। उनके दिमाग में ये था, अगर आज भी है, एक अगर पीपुल्स जितने सारे सिटीजन्स हैं, अगर वो क्या कहते हैं उसे, अगर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ आ गए, तो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट स्मूथली कुछ काम ना कर पाए सोसाइटी में, तो कंट्री में। तो इसलिए 17th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने उनके दिमाग में ये आ गया कि जो भी लॉ मेकर्स है, उनके दिमाग में ये आ गया कि जो भी लॉज बनता है, उनको सब सपोर्ट करना चाहिए। बैड कुछ ओपिनियंस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं आना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट और मोनार्ची के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपने लॉ को, अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना कंट्री में। तो इसीलिए 1837 में थॉमस मैकाउले जो थे, वो ड्राफ्ट किया इस लॉ को, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। लेकिन इसको ओमिट कर दिया गया जब आईपीसी एनेक्ट हुआ 1860 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सेक्शन 124 ए आईपीसी में इंसर्ट हुआ 1870 में। एक अमेंडमेंट बना और उस अमेंडमेंट के तहत इसको इंसर्ट करा गया बाय सर जेम्स स्टीफन, ठीक है। तो कुछ जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो ऑफेंस थे, कुछ इस तरह की हेट्रेड फैल रही थी, उसको डील करने के लिए ये स्पेसिफिक सेक्शन को इसमें इंसर्ट करा गया। तो इसको टुडे सेडिशन इज ए क्राइम अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी, तब से लेकर ये चली आ रही है प्रथा, ठीक है। तो एक्चुअली 19th और 20th सेंचुरी में इस लॉ को किस किस चीज़ के लिए यूज़ कराया जाता था, जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों को सप्रेस करने के लिए, वो जो राइटिंग्स लिख रहे थे, वो जो जर्नलिज्म कर रहे थे या फिर न्यूज़पेपर छाप रहे थे, लोगों में फैला रहे थे हेट्रेड गवर्नमेंट के खिलाफ, उन सब के खिलाफ ये सेक्शन को यूज़ करा जा रहा था। तो फास्ट ऐसे कुछ इवेंट थी, इंसिडेंट्स थी, जो पहले जो थे जोगेंद्र चंद्र बोस 1891 में, इनके खिलाफ इसको यूज़ किया गया सेक्शन 124 ए आईपीसी सेडिशन लॉ को। तो हमारे और जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, बीना दामोदर सावरकर, ये सब जो थे, उनके खिलाफ भी इसको यूज़ किया गया था। तो अगर सेडिशन लॉ के हिसाब से अगर कोई पर्सन ऐसे पाया जाता है, इस लॉ के हिसाब से दोषी पाया जाता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलती है, तो इसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है सेडिशन, एंड जो पर्सन ऐसे पाया जाता है, तो उसे 3 ईयर्स से लेकर लाइफ टर्म तक इम्प्रिजमेंट का पनिशमेंट मिलती है, विथ फाइन भी ऐड किया जा सकता है। और वो जो पर्सन है, उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब से प्रिवेंट किया जाता है, बैड किया जाता है। उसके बाद वो जो पर्सन है, वो ही हैज़ टू लीव विदाउट देयर पासपोर्ट, एंड उसको हर एक वक्त, हर एक समय तय रहना चाहिए, रेडी होके रहना चाहिए कि जब भी उसको हियरिंग्स के लिए बुला जाए, वो प्रेजेंट रहना होगा उसको। तो उसी तरह से ये पनिशमेंट मिलती है। तो अब चलिए जानते हैं सेडिशन लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है, किस वजह से सेडिशन लॉ इम्पोर्टेंट भी है। तो पहली जो रीजन है, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू इट्स सिटीजन। तो अगर, लेकिन ये जो राइट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट इट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर इंडिया की सॉवरेनिटी को हनन होती है, या फिर कुछ फॉरेन
मतलब हमारे फॉरेन स्टेट के साथ कुछ अनबन होती है इस वजह से, एक्सप्रेशन के वजह से, स्पीच के वजह से, या फिर कुछ मैटर में एक्साइटनेस होती है, डिसअफेक्शन क्रिएट होती है, ये सब चीज़ों की वजह से अगर ये सब चीज़ें होती है तो आर्टिकल 19 में कुछ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगती है। इसलिए ये जो राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो पहली पॉइंट ये है, इसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन लगना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड बात ये है, सिटीजन लॉ एक गवर्नमेंट को कम्बैट करती है एंटी नेशनल, सेक्शनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट्स। हमारे सोसाइटी में तो आप लोगों को पता होगा, इंडिया में बहुत सारे एंटी नेशनल काम भी होते हैं। कभी कभी बहुत ही मीडिया में फैलती रहती है, वायरल होती रहती है। टेररिस्ट के एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं। ये सब चीज़ों को कम्बैट करने के लिए भी सिटीजन लॉ की हेल्प गवर्नमेंट लेती है। फिर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, जैसे कि एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है और उसको तो गिराने के लिए बहुत सारे अपोजिशन पार्टी लगे रहते हैं, या फिर एंटी नेशनलिस्ट काम भी कभी कभी होती रहती है। तो ये सब चीज़ों में स्टेबिलिटी लाने के लिए वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अच्छी तरह से काम कर पाए, स्टेट में स्टेबिलिटी आए, ये सब करने के लिए भी सिटीजन लॉ की, इस लॉ की यूज़ किया जाता है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे सिटीजन लॉ के क्या क्या केसेस हैं। देखिए, प्री इंडिपेंडेंस इरा में हम पढ़ेंगे और इंडिपेंडेंस के इरा में भी पढ़ेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहले चलते हैं प्री इंडिपेंडेंस इरा में क्या क्या हुआ था प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो पहली जो था, आप लोगों को पिछले साइड में मैंने दिखाया था कि जोगेंद्र चंद्र बोस जो थे वो पहले ही इंसान थे जो इस लॉ का यूज़ किया गया था उनके ऊपर 1891 में। वो क्या कर रहे थे, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के खिलाफ एक क्रिटिसाइज करके एक आर्टिकल बनाया था, रोट किया था, जिसको गवर्नमेंट को डिसओबीडियंस वो कर रहे हैं, इसको लेकर एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये चार्ज आया था उनके ऊपर। तो लैटर क्या किया गया, उनको बेल कर दिया गया। ठीक है, तो सेकंड जो इंसान थे वो थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उनको वो तो 2 बार इस चार्ज में फंस चुके हैं। तो पहली बार क्या हुआ था 1897 में उनको उनके खिलाफ ये चार्ज लगाया गया। वो क्या मैटर थी कि 1894 में मराठा किंग शिवाजी के ऊपर एक रिपोर्ट लिखा गया था, एक पेपर लिखा गया था बाय आरपी करकरिया। उन्होंने बॉम्बे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में 1894 में उसको रिप्रेजेंट किया था वो पेपर को, और बाल गंगाधर तिलक उसमें खुशी होकर उसको सेलिब्रेशन करके एक रिपोर्ट लिखे थे, पब्लिश किए थे। ठीक है, और उन्होंने केसरी और मराठा जो उनका न्यूज़पेपर था, केसरी और मराठा, तो उनमें शिवाजी ऑटरलांस को लेकर एक सेलिब्रेशन के को लेकर एक रिपोर्ट लिखे थे। और वो जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद उनको गवर्नमेंट को ये लगा कि वो फीलिंग ऑफ एनमिटी वो फैला रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट टू एक्साइट फीलिंग्स ऑफ एनमिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट, हेट्रेड फैला रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसके तहत, तो सेक्शन 124 के 4A के तहत उनको दोषी साब्यस्त किया गया। तो उसके लिए उनको 18 मंथ की एक इम्प्रिजमेंट भोगनी पड़ी थी। ठीक है, तो सेकेंड बार जब तिलक को सेक्शन 124A उनके ऊपर लगा तो 1908 में उनको इम्प्रिजमेंट करा गया। तो ये किस वजह से मैटर क्या थी, जो उन्होंने क्या किया, केसरी में 2 आर्टिकल पब्लिश किए थे, जिसका नाम था एक द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून। ठीक है, और दूसरा था दीज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग। ये जो 2 आर्टिकल्स पब्लिश किए थे उनके वजह से उनको 6 ईयर्स के लिए इम्प्रिजमेंट भोगना पड़ा इन बर्मा, जो कि अब म्यांमार है। बर्मा को, और म्यांमार को तब बर्मा कहा जाता था, ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से। तो ये हो गया लोकमान्य तिलक का केस। तो उसके बाद महात्मा गांधी भी फंस गए थे इस सिटीजन लॉ में। तो क्या हुआ था, महात्मा गांधी 6 इयर्स के लिए इम्प्रिजमेंट भोगना पड़ा था उन्हें। किस लिए कि एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, उस न्यूज़पेपर में उनका महात्मा गांधी का एक आर्टिकल छप गया था, और इसके वजह से उनको किस नाम पे, किस वजह से इस चार्ज लगा कि महात्मा गांधी को ऐसा मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि महात्मा गांधी डिसअफेक्शन फैला रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो महात्मा गांधी को
गांधी जी को सेक्शन 124 ए के तहत एक टर्म उन पब्लिश किया गया, एक टर्म दिया गया। क्या था वो? प्रिंस एमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। ये नाम भी दिया गया था महात्मा गांधी जी को। तो अब देखते हैं व्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की व्यूज क्या थी इस सेक्शन को लेकर। तो पहली बार क्या हुआ था 1962 में सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सेक्शन 124 को अपहेल्ड करते हुए ये कहा कि ये जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट एंड द नीड ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, नीड फॉर पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों के बीच एक जो करेक्ट बैलेंस है उस बैलेंस को स्ट्रोक कर रही है। ठीक है। तो वेरियस वर्डिक्ट्स लाइक रोमेश थोपार, कन्हैया कुमार केस, इस सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीडीसीएस एक्ट को रीडिफाइन करने की कोशिश की। तो उसके तहत ये बोला गया कि कुछ ऐसे कैटेगराइज ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहना चाहिए जिसको फॉलो अगर करते हुए सीडीसीएस एक्ट का अगर वो सब इंग्रेडिएंट रहते हैं तो हम एक एक्ट को कहते हैं सीडीसीएस एक्ट। तो क्या क्या है वो? डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट होती है, या फिर एक लॉफुल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए वायलेंटली कुछ अगर काम करा जा रहा है, अटेम्प्ट करा जा रहा है, तो वो भी एक केस हो सकती है। या फिर एक स्टेट की सिक्योरिटी और पब्लिक की सिक्योरिटी को अगर थ्रेटन मिलती है, तो ये केसेस में, ये 3 केसेस में अगर इस तरह की कुछ एक्ट होती है तो उसे सीडीसीएस एक्ट कहा जाएगा। फिर क्या हुआ, हमारे जो 2 कोर्ट्स हैं, जब 2 कोर्ट्स थे पंजाब एंड हरियाणा के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, इन तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट इन 1951 एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट इन रामनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959, ये दोनों 2 ईयर में 2 कोर्ट्स ने क्या डिक्लेयर किया कि सेक्शन 124 ए जो आईपीसी के है, ये एक प्राइमरी टूल था कॉलोनियल मास्टर की, कि हमारी जो कंट्री में बेटरमेंट के लिए जो भी चीज़ें हो रही थी उसको सप्रेस करने के लिए कॉलोनियल मास्टर की एक टूल था, ये सब चीज़ों को सप्रेस करने के लिए हमारे कंट्री में। तो इसको तो फिर क्या हुआ, सेकेंड बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1962 में भी एक इवेंट हुआ था। बलवंत सिंह थे, कौन थे, एक डायरेक्टर थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन की इन पंजाब। उन्होंने क्या किया था, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हो रहा था, तब उन्होंने एक प्रो खालिस्तान स्लोगन को साउट किया था। तो उसके तहत तब न क्या हुआ, द अपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब तक पब्लिक डिसऑर्डर वो अनलेस देयर इज पब्लिक डिसऑर्डर, ये स्लोगन करना एक स्लोगन करना इस पनिशमेंट को सेक्शन 124 ए को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इस पनिशमेंट को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता सिर्फ स्लोगन कर, अगर कोई स्लोगन कर रहा है। अगर हम अपडेट न्यूज को देखें तो क्या सिटीजन लॉ को लेकर अपडेट न्यूज़ है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिटीजन लॉ जो सिटीजन एक्ट है 124 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसको ऑफ प्रोसेस ऑफ री एग्जामिनर्स के अंडर रखा गया है और ये उसका फाइनल स्टेज में है और बहुत जल्दी इसको देखा जाएगा कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए और इसका कैटेगरी क्या क्या होना चाहिए। तो फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल लीडर और 6 सीनियर जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया था, जबकि उनको इस चार्ज पे एफआईआर किया गया था कि वो कुछ सिर्फ ट्वीट कर रहे थे और कुछ अनवेरिफाइड न्यूज़ को शेयर किए थे ट्विटर में। तो इसके वजह से उनके खिलाफ कुछ सिटीजन लॉ की एफआईआर दर्ज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया था। तो फिर जून 2021 में एक ऐसी न्यूज़ थी कि 2 तेलुगु जो न्यूज़ चैनल है उनको भी प्रोटेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश की, जब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ सिटीजन लॉ की एफआईआर दर्ज किया था। देखिए, अब जितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग के दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि शुड वी हैव सेक्शन 124 ए, क्या ये हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में रहना चाहिए?
तो हर एक चीज़ों की दो पहलू होती है, एक राइट पर्सपेक्टिव होती है और एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव होती है। तो राइट जो लोगों को ये लगता होगा कि ये सेक्शन 124A रहना चाहिए, तो उसके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है, नॉट रियली ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब क्या है, हमारे सोसाइटी में जो भी क्राइम होते हैं, जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट का एक लॉ होती है। तो प्रॉपर ये एक प्रॉपर ड्रैकोनियन लॉ, उसको ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं। तो ये एक प्रॉपर ड्रैकोनियन लॉ नहीं है, तो उसकी जुडिफिकेशन को नैरो डाउन किया जा सकता है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन ग्राउंड लेड डाउन बाय द कोर्ट। कोर्ट जो भी लेट डाउन करती है, जो भी ग्राउंड चॉइस करती है, उस ग्राउंड को बेस करके ये जो सेक्शन है उसको अप्लाई किया जाता है। तो सेकेंड बात ये है, तो एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। 1902 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगती है, तो ये चीज़ें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ ही अप्लाई होती है। तो थर्ड पॉइंट ये है, ये अगर ये चीज़ उठ गया है, सेक्शन 124 हट जाता है, तो कोई भी पर्सन कोई भी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर सकता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए विदाउट इनवाइटिंग सिटीजन। सिटीजन को इनवाइट ना करते हुए कोई भी पर्सन स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर सकता है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट ये होगा कि ये अगर सेक्शन 124A उठ जाता है, तो ये हमारे जो इंटेग्रिटी एंड यूनिटी के लिए एक थ्रेट्स बन जाती है नेशन में। हमारे नेशन में बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी होती है, टेररिस्ट एलिमेंट होती है, सेक्शनिस्ट एलिमेंट भी होती है, सेपरेटिस्ट होती है। तो इन सब को हमारे कंट्री के भीतर भी और बाहर भी बहुत सारे नक्सल को सपोर्ट मिलती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहेगी, उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो लास्ट पॉइंट ये है कि हाँ, ये मानते हैं कि सेक्शन 124 को लेकर कुछ मिसयूज होती है, तो इसका मतलब नहीं है कि इस ग्राउंड को लेकर हम इस सेक्शन को रिपील कर दें। अगर रिपील हो गया, क्या हुआ, तो बहुत सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जो पॉइंट्स मैंने ऊपर आप लोगों को बताए। तो कुछ प्रोविजंस रखने चाहिए, अगर कुछ मिसयूज हो रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस होने चाहिए सोसाइटी में। तो अब चलते हैं आर्गूमेंट्स एग्नेस्ट सेक्शन 124A। जिन लोगों को लगता है कि सेक्शन 124 को रिपील कर देना चाहिए, उन लोगों के सपोर्ट में क्या पॉइंट हो सकती है। तो पहली पॉइंट ये है, ये एग्नेस्ट ड्रैकोनियन नॉर्म्स। ठीक है, मतलब हमारी जो कंट्री है एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे सिटीजन के पास, पीपल के पास ये फंडामेंटल राइट होती है, तो वो गवर्नमेंट की किसी भी काम को क्रिटिसाइज़ कर पाए। क्रिटिसाइज़ करेंगे तो ही गवर्नमेंट सुधारेगा ना अपने काम को, कि क्या करे तो लोगों के भलों के लिए, अच्छे के लिए काम होगा। तो इसीलिए एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये इग्नेस्ट हो जाता है। अगर 124 सेक्शन लग जाता है तो ये डेमोक्रेटिक नॉर्म के इग्नेस्ट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट ये है, इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ स्टेट मशीनरी। जैसे कि पुलिस के पास ये रिक्विजिट ट्रेनिंग नहीं होती, अगर वो गलत तरीके से ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट प्रोविजन किसी के ऊपर थोप लेती है, प्रोविजंस इम्पोज कर लेती है, तो उसके कंसिक्वेंस को ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्विजिट ट्रेनिंग नहीं है पुलिस के पास। ये एक पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। आप लोगों को पता है कि पर्टिकुलरली ये जो लॉ है, ये एग्नेस्ट राइटर्स, जर्नल्स, एक्टिविस्ट और ये सब लोगों के खिलाफ लगता है, क्योंकि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स को क्वेश्चन करते हैं। तो अगर उनको ये सब चीज़ें मिसयूज़ करने की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत रहती है। तो फोर्थ पॉइंट ये है, ये ड्रैकोनियन नेचर ऑफ दिस लॉ, मतलब ये जो क्राइम है ये नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, एंड पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंड फॉर लाइफ। ठीक है, तो अगर ये मिसयूज होके गलत तरीके से गलत इंसान के पास लग जाता है तो उसके कैरियर बर्बाद हो जाता है, डिटरेंट, स्ट्रॉन्ग डिटरेंट इफेक्ट लग जाती है एक इंसान पर। तो फिफ्थ पॉइंट ये है, द प्रेस शुड बी प्रोटेक्टेड सो दैट इट कुड बेयर द सीक्रेट ऑफ गवर्नमेंट एंड इन्फॉर्म द पीपल। गवर्नमेंट की जो भी सीक्रेसी है, जो भी काम है, वो उसको खुलेआम रख सके पब्लिक के पास, और पब्लिक को इन्फॉर्म कर पाए, ये प्रेस के पास
एक राइट्स होनी चाहिए। प्रेस शुड बी प्रोटेक्टेड। प्रेस को प्रोटेक्ट होना होगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो सब काम कर पाए। ये तो काम है ना प्रेस की। तो इसके लिए वन सेक्शन 124 बात-बात में सेक्शन 124 को लगा लेना अच्छी बात नहीं है। इसके लिए इसको रिपील कर लेना चाहिए। तो देखिए कुछ पॉइंट्स एग्नेस्ट में भी निकलती है, कुछ पॉइंट सपोर्ट में भी निकलती है। तो ये कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छी तरीके से कि क्या करना होगा, इसको इस सेक्शन को रिपील किया जाए या फिर नहीं किया जाए, या फिर उसकी जो पावर है उसको कम कर दिया जाए। तो उसके सपोर्ट में, उसके एग्नेस्ट में जो पॉइंट्स है, 6 पॉइंट ये है कि इट हैज़ सम इल इफेक्ट ऑन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट के डिसीजन में कोई उसके एग्नेस्ट में जा रहा है, अगर गवर्नमेंट की ओपिनियन से कोई डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीडिशियस हो गया। तो सीडिशियस लॉ जो है, सेडिशन लॉ जो है, वो लीगल एंड लॉफुल क्रिटिसिज्म को डीमोटिवेट करता है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए एक इल इफेक्ट क्रिएट करता है। तो 7 पॉइंट ये है कि ब्रिटेन खुद हमारे कंट्री में ये लॉ लेके आया था, लेकिन 2009 में ये जो एक्ट है उनके कंट्री में ये रिपील हो गया था, लेकिन फिर भी आज भी हमारे कंट्री में ये चली आ रही है। तो 8th पॉइंट ये है कि कोई भी इंसान अगर डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रहा है आईपीसी या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, प्रिवेंशन एक्ट जो है 2019 में, ये सब पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए आईपीसी में हमारे कुछ पनिशमेंट्स वगैरह है जो ये सब चीज़ों को टेक केयर करती है। ठीक है, तो सिटीजन लॉ की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 9th पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो आईसीसीपीआर है 1979 में, उसमें इंडिया रेटिफाई किया था, और ये इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्नॉलेज किया गया था इंडिया की तरफ से। तो अगर किसी भी पर्सन को डिफरेंट ओपिनियन देते हुए ये माना जाता है कि वो सिटीजन लॉ के तहत वो दोषी साब्यस्त किया जाता है, तो ये एक वायोलेशन ऑफ लॉ है, ये एक रॉन्ग यूज मिसयूज ऑफ लॉ है। ठीक है, और 10th पॉइंट ये भी है कि महात्मा गांधी ने ये कहा था सेक्शन 124A को लेकर कि ये प्रिंस एमंग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ द आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। सिटीजन की लिबर्टी को सप्रेस करने वाला ये एक प्रिंस है एमंग पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ द आईपीसी। और जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि ये जो प्रोविजन है इट वाज ऑब्नॉक्सियस एंड हाईली ऑब्जेक्शनेबल, एंड जितने जल्दी हो सके अगर हम इसे गेट रिड करते हैं तो उतना बेहतर होगा। अब हम देखते हैं इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस सेक्शन 124A को ए की एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ गाइडलाइंस इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और उसके साथ कुछ आईपीसी में अमेंडमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था 2015 में, जिसमें ये कहा गया कि ये जो कोई भी पर्सन अगर कुछ भी वर्ड से या फिर उसकी एक्शन से अगर कुछ डायरेक्टली वायलेंस होती है या फिर कुछ इम्पैक्ट पड़ती है, हमारे कंट्री में वायलेंस होती है, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ही उसको सीडिशियस माना जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये है, ये होना चाहिए कि हमारी जो स्टेट पुलिस है उसको सफिशिएंट गाइड कर देना चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए कि कहाँ सेक्शन ये सेक्शन 124 कहाँ इम्पोज होना ठीक है, सही है, और कहाँ नहीं। और थर्ड पॉइंट ये है जो भी गवर्नमेंट इस सेक्शन को मिसयूज करे, कुछ प्रोविजंस ऐसा भी होना चाहिए कि उस गवर्नमेंट को पेनलाइज किया जाए अगर कोई मिसयूज करे इस सेक्शन को। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो 124A आईपीसी के जो 124A ये एक सही तरीके से बैलेंस करेगी बिटवीन सिक्योरिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, जहाँ पे फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बैलेंस मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिटीजन लॉ की जो डेफिनेशन है उसको नैरो डाउन किया जाए, ताकि ऐसा कुछ हो अगर कुछ एक्ट कुछ काम जो कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सोवेनिटी ऑफ द कंट्री को
कंट्री को के लिए एक इशू बन जाता है, अगर कुछ ऐसे काम होता है, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे स्पीच, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्शंस, ये सब चीज़ें हमारे इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ कंट्री के लिए कुछ इश्यूज बन जाता है, तो ही उसी क्षेत्र में ये सिटीजन लॉ को माना जाएगा, सिटीजन लॉ के तहत उसको पनिशमेंट किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ डेफिनेशंस भी होने चाहिए। तो पब्लिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए इस रिगार्डिंग, कि अगर पीपल के पास, सिटीजन के पास ये अवेयरनेस रहे कि हमारी क्या-क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है एंड क्या-क्या फंडामेंटल राइट्स है हमारे सोसाइटी के लिए, और अगर हम उसे वायलेट करते हैं तो क्या-क्या पनिशमेंट हमें मिल सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। लीगल एजुकेशन के बारे में पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। सिटीजन लॉ के बारे में लोगों के पास सही नॉलेज रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट ये है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके पास एक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, और रेगुलर रिव्यू, केसेस की रेगुलर रिव्यू होनी चाहिए, और अगर इस लॉ की मिसयूज होती है तो उसकी स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट ये है, तो कुछ अल्टरनेटिव मेजर्स होनी चाहिए सिटीजन लॉ की, जैसे कि लीगल मेजर्स, जैसे कि अगर डिफेमेशन केस होती है, या फिर वायलेंस को इंसाइटमेंट होने वाला कुछ काम होती है, हेट स्पीच होती है, या फिर पब्लिक ऑर्डर को या फिर नेशनल सिक्योरिटी को अगर कुछ थ्रेट्स होती है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कुछ लीगल मेजर्स, अल्टरनेटिव लीगल मेजर्स अगर रहे, तो सिटीजन लॉ को अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता है, एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स अबाउट सिटीजन लॉ। मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा पाई हूँ, और सब कुछ पॉइंट्स भी मैंने अच्छी तरीके से इसमें डाला हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं है जो आप समझ नहीं पाए, अगर कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद।